हेलो बच्चों, सो वेलकम टू शौर्य एकेडमी। आप पढ़ने जा रहे हैं फिजिक्स विद वैभव सर। सो बच्चों, अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्लास 11 के लॉज ऑफ मोशन के एचएससी बोर्ड के चैप्टर्स के न्यूमेरिकल्स। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 1, अ ट्रक ऑफ मास 5 टन। सबसे पहले गिवन राइट करते हैं। नाउ सी ट्रक ऑफ मास इज गिवन, सो मास इज इक्वल टू 5 टन। सो बच्चों, आपको मालूम है टन टू केजी, ऐसा यूनिट ऑफ मास इज केजी। सो कैन आई राइट टन टू केजी मतलब यू मल्टीप्लाई बाय 1000, सो 5 into 10⁻³ केजी। ओके, आगे ट्रैवलिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल रोड विद 36 किलोमीटर पर आवर। ये स्पीड दिया है बच्चों, और बाद में कहा है स्टॉप्स ऑन ट्रैवलिंग 1 किलोमीटर। सो बोलो स्टॉप हुई है मतलब उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई। तो यहाँ पे ये कौन दिया है? u। सो u इज गिवन, हाउ मच इट इज? 36 किलोमीटर पर आवर। अगेन आपको पता है हमको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो 36 कन्वर्जन आपको ऑलरेडी पता है, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड जाना मतलब मल्टीप्लाई बाय 5/18। अगर उल्टा होगा मीटर पर सेकेंड टू किलोमीटर पर आवर जाना है तो 18/5। तो कितना होगा बच्चों? 18/2 का, यानी u इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। फाइनली इट स्टॉप्स, सो v इज इक्वल टू व्हाट? 0। ट्रैवलिंग 1 किलोमीटर मतलब ये क्या होगा बच्चों? उसका डिस्प्लेसमेंट दिया है 1 किलोमीटर, अगेन नहीं चलेगा। सो 1 किलोमीटर टू मीटर यानी 10⁻³ 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। ठीक है। सो व्हाट फ्रैक्शन ऑफ इट्स वेट द फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड बाय द रोड। क्या फाइंड करना है आपको? फ्रिक्शनल फोर्स अपॉन वेट का रेशियो, फ्रैक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स टू द वेट। ओके, ठीक है। इफ वी अज्यूम दैट स्टोरी रिपीट्स फॉर अ कार ऑफ मास। नाउ सी बच्चों, फर्स्ट केस इट इज गिवन फॉर द व्हाट? ट्रक। ओके, एंड अगेन उन्होंने कहा है कि सेम स्टोरी इज रिपीट फॉर कार, ओनली यहाँ पे चेंज क्या हुआ? आपको कार का मास दिया है 1 टन, मतलब मास ऑफ कार इन सेकेंड के 1 टन इज इक्वल टू 10⁻³ kg। सो अगेन आपको सेम फाइंड करना है कि बाबा व्हाट मच विल बी द फ्रैक्शन FR/W। गिवन डाटा सबको समझ में आया? ठीक है। सो बच्चों, कंडीशन देखो, यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। नाउ सी, यहाँ पे बाबा मैंने मान लिया ये ट्रक है, नहीं तो कार है, करेक्ट। इनिशियली वो चल रही है, इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड से, और फाइनली वो स्टॉप हो गई, मतलब डेफिनेटली यहाँ पे क्या होगा? रिटार्डेशन। तो मुझे बताओ यहाँ पे इस ट्रक के ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है बच्चों? करेक्ट, मुझे बताओ यहाँ पे कौन सा फोर्स है? मास इनटू एक्सेलरेशन। करेक्ट, लेकिन इसको अपोज कौन कर रहा है? हमको फाइंड करना है फ्रैक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स टू द वेट, मतलब इसको अपोज कौन कर रहा है यहाँ पे? फ्रिक्शन। करेक्ट, इसमें कुछ डाउट नहीं। अभी आपको मालूम है कि इसका मास दिया है ट्रक का, तो वेट कहां से एक्ट हुआ है? थ्रू सेंटर ऑफ मास। वेट का फॉर्मूला क्या होता है? mg। इज इट फाइन? और यहां से मुझे बताओ ऊपर इसको बैलेंस करने के लिए सरफेस ट्रक के ऊपर क्या एग्जर्ट करेगा? नॉर्मल रिएक्शन। मेरे ख्याल से यहां तक कुछ डाउट नहीं। ठीक है। नाउ सी बच्चों, तो सबसे पहले आपने ऑलरेडी स्टडी किया है आप लोगों ने। मैं फाइंड करता हूं फ्रिक्शनल फोर्स। क्या होता है फ्रिक्शनल फोर्स? यू ऑलरेडी स्टडीड द लॉज ऑफ द फ्रिक्शन, दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू μs इनटू नॉर्मल रिएक्शन। ओके, और यहां से आप देख रहे हो नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू व्हाट? mg। सो दैट इज μs। इस इक्वेशन से राइट यहां पे क्या मिला? n इज इक्वल टू mg, सो μs इनटू mg। इसमें कुछ डाउट? सो ये हमारे पास आया बच्चों फ्रिक्शन। क्लियर? लेकिन यहां पे हमको ना कुछ दिया है, करेक्ट, ना कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया है, ना कुछ दिया है। इसकी वजह से डायरेक्टली ध्यान दे दो, क्वेश्चन इज वेरी इजी। तो मुझे बताओ फॉरवर्ड फोर्स कौन सा है? एक्सटर्नल फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन। इसको बैलेंस करने कौन आया? फ्रिक्शन। सो यहाँ पे ये इंस्टेड ऑफ दैट डायरेक्टली हम लोग क्या लिख सकते हैं? दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन बच्चों, बिकॉज आगे कौन चल रहा है? एक्सटर्नल फोर्स, और फ्रिक्शन की वजह से उसका स्पीड डिक्रीज होते हुए 0 हुआ। सो कैन आई से फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एंड सेकंड थिंग बच्चों, वेट का फॉर्मूला आपको मालूम है, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या होता है? m इनटू g। क्लियर? मतलब क्वेश्चन इतना इजी है। अगर हमको कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन वगैरह दिया होता तो डेफिनेटली हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। इसमें कुछ डाउट किसी को? ठीक है।
सो नाउ सी बच्चों, तो मतलब आपको फॉर्मूला मिल गया, सब लोग ध्यान दे दो, दैट इज फ्रिक्शन फोर्स अपॉन वेट, दैट इज मास इनटू एक्सेलरेशन अपॉन m इनटू g. सो मास गेट कैंसल. सो व्हाट इज द रिलेशन? a by g. ओके, तो अभी सवाल ये आता है कि ठीक बाबा, g का वैल्यू तो हमको पता होता है. ओके, तो एक्सेलरेशन कहां से मिले? तो आपको मालूम है बच्चों, गिवन डाटा अच्छे से ऑब्जर्व करो तो आपके चीजें समझ में आ जाएगी. नाउ सी, यहाँ पे आपको दिया है, देखो इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी पता है, डिस्प्लेसमेंट पता है, तो आपको अच्छे से मालूम है. कैन बी यूज द काइनेमेटिक इक्वेशन. बोलो, u is 10 मीटर पर सेकेंड, v is 0, displacement is 1000 मीटर and we have to find the acceleration. तो तीन काइनेमेटिक इक्वेशंस पता है आपको. v is equal to u plus at, s is equal to ut plus half at square. तो एंड तीसरा क्या है? v square is equal to u square plus twice as. ओके, सो हम सब्स्टिट्यूट करते हैं इसमें वैल्यूज. सब लोग बोलो 0, देन u स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर कितना हुआ? 100. रिटार्डेशन हो रहा है बच्चों, एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रहा है, तो -2. a मुझे फाइंड करने का है, s कितना है? 1000. सो ध्यान दे दो अच्छे से, यहाँ पे बच्चों क्या बाकी रह गया रे? डायरेक्टली बताओ, a इज इक्वल टू 100 अपॉन 2000. सो कितना आया ये? बोलो, इट बिकम्स 1/20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. क्वेश्चन फिनिश बच्चों. क्यों? बिकॉज मुझे ये फ्रैक्शन फाइंड करने के लिए एक्सेलरेशन की जरूरत थी, वो तो मुझे मिल गया. ओके, एंड सेकेंड थिंग, बहुत अच्छे से ध्यान से सुनो, पहला केस ट्रक का था, दूसरा केस कार का था, दोनों का मास चेंज हुआ, लेकिन फ्रैक्शन फाइंड करते वक्त फ्रैक्शन इज ओनली डिपेंड्स ऑन ए एंड जी. सो मास का इसमें कुछ रोल नहीं है. मतलब चाहे ये जो फ्रैक्शन है, ध्यान दे दो अच्छे से, दैट इज अ फ्रैक्शन ऑफ फ्रिक्शन अपॉन वेट, इट इज ओनली a by g था. मैं सब्स्टिट्यूट करता हूं, a इज 1/20, g इज 10. सो ये रेशियो कितना है बच्चों? 1/200. एंड नाउ सी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि ये फ्रैक्शन कार और ट्रक के लिए सेम रहेगा, a एंड g का वैल्यू. उसकी वजह से आंसर में दोनों में चेंज नहीं होगा. सो इट इज सेम फॉर both car and truck. Okay, so question is easy, understood? कुछ डाउट? ठीक है बच्चों, सॉल्व करते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, सो लाइटर ऑब्जेक्ट A and heavier object B are initially at rest. बोलो बच्चों, गिवन डाटा राइट करना आना चाहिए. लाइटर ऑब्जेक्ट, सपोज मास ऑफ A, पहले का मास है, दूसरे का मास है B. सो आपको कहा है लाइटर ऑब्जेक्ट कौन है? ये, मतलब वी कैन से दैट mb इज ग्रेटर देन ma. इनिशियली एट रेस्ट, मतलब वी कैन से दैट बोथ हैविंग द इनिशियल वेलोसिटी इज 0. ठीक है, बोथ आर इंपैक्टेड विद द सेम लीनियर मोमेंटम. कंडीशन क्या दी है? मोमेंटम का सिंबल बच्चों p. सो दोनों को सेम मोमेंटम दिया है, मतलब pa इज इक्वल टू pb. दोनों का लीनियर मोमेंटम क्या है? सेम. Which will start with the greatest kinetic energy. मतलब आपको कंपैरिजन करना है काइनेटिक एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी में. रिलेशन क्या होगा, कंपैरिजन क्या होगा, कौन ज्यादा होगा, कौन कम होगा या सेम होंगे. ओके, और बोथ विल स्टार्ट विद द सेम एनर्जी. ठीक है, नाउ सी बच्चों, ऑलरेडी मैं आपको एक रिलेशन बना के देता हूं जिसके ऊपर आप सीईटी जेईई में भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं. ओके, सबको मालूम है काइनेटिक एनर्जी कंपेयर करनी है, तो काइनेटिक एनर्जी का बेसिक फार्मूला क्या? हाफ mv स्क्वायर. लेकिन जब कुछ ना कुछ कंडीशन मेंशन की होती है तो उस टर्म में इक्वेशन लाना इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे आपको कहा है दोनों का मोमेंटम सेम होगा. सो सबको मालूम है मोमेंटम का बेसिक फार्मूला क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी. तो मैं काइनेटिक एनर्जी को इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम फाइंड करूंगा. तो इस इक्वेशन जो है पहला वाला, इस इक्वेशन में हाफ mv स्क्वायर मैं मास से मल्टीप्लाई करता हूं, मास से डिवाइड करता हूं, होगा क्या बच्चों? m स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन ट्वाइस m. और आपको मालूम है मास इनटू वेलोसिटी मोमेंटम है, तो यहाँ पे दोनों का स्क्वायर है न्यूमरेटर में. सो यू विल गेट द न्यू रिलेशन. दिस इज वेरी हेल्पफुल. काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p स्क्वायर बाय ट्वाइस m. एंड नाउ क्वेश्चन फिनिश बच्चों, बिकॉज यू हैव टू कंपेयर द काइनेटिक एनर्जी. तो यहाँ से ऑब्जर्व करो कि दोनों का मोमेंटम सेम है, नीचे 2 कांस्टेंट है. तो यहाँ से कैन आई से कंक्लूजन कि जो काइनेटिक एनर्जी है
विच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। करेक्ट। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मीनिंग क्या होगा? जिसका मास कम उसका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा। सो यहाँ पे आप देख रहे हो मास ऑफ ए लेस है तो उसका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा, बी इज हैवियर तो उसका काइनेटिक एनर्जी कम होगा। सो कैन आई से kinetic energy of A is greater than kinetic energy of B. Reason is what? Because mass of A is less than mass of B. क्वेश्चन इजी है, ये रिलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। ये हमको डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस के वर्क व्हेन वी आर गोइंग टू सॉल्व द न्यूमेरिकल ओके इन स्ट्रक्चर ऑफ एटम, दिस रिलेशन इज वेरी हेल्पफुल। ओके, होप सो अंडरस्टूड। क्वेश्चन नंबर 2 ठीक है। अभी बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नाउ सी व्हाट इज द गिवन? एज आई वाज स्टैंडिंग ऑन अ वेइंग मशीन इनसाइड अ लिफ्ट रिकॉर्डेड 50 kg वेट। ठीक है, आपको दिया यहाँ पे बच्चों की 50 kg वेट। व्हेन द लिफ्ट इज स्टेशनरी दैट इज इट इज अ व्हाट? एक्चुअल वेट which is given, that is the 50 kg weight. Okay, agree. Second, suddenly for a few seconds it is recorded 45 kg weight. मतलब कुछ ना कुछ हुआ होगा बच्चों। ये ऑलरेडी हमने चैप्टर स्टडी करते वक्त हमने स्टडी किया है। when the lift is accelerating in the upward direction, downward direction, so there is a difference between the actual weight and दूसरे को हम कहते हैं apparent weight. ओके, सो दिस इज द व्हाट? एक्चुअल वेट। एंड जो apparent वेट है बच्चों उसको हम जनरली नॉर्मल रिएक्शन बोलते हैं, बराबर। तो नॉर्मल रिएक्शन कितना दिया है? 45 kg वेट। ठीक है, सो व्हाट मस्ट हैपन ड्यूरिंग दिस टाइम? ओके, एंड एक्सप्लेन विद द कंप्लीट न्यूमेरिकल एनालिसिस। ठीक है, अभी ध्यान दे दो बच्चों, आपको बेसिक कंडीशंस याद होंगे। फिर ये जो लिफ्ट है मैंने कंसिडर किया, तो इनिशियली ये कोई है बाबा, ठीक है, आई वॉज स्टैंडिंग, तो मैंने यहाँ पे निकाला। तो पहले केस में जब लिफ्ट रेस्ट में थी मतलब एक्सेलरेशन 0 था, तो ये उसको ट्रू वेट मिला। ओके, तो पहला केस नाउ सी व्हेन द लिफ्ट इज एज अ रेस्ट एंड a is 0, वेट mg इज इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन। ओके, तीनों केसेस एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सेकेंड केस कि यही लिफ्ट बच्चों मैंने मान लिया कि एक्सेलरेटिंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन। ओके, सो इन दैट केस नाउ सी कि सेम फोर्स एनालिसिस तो वही रहेगा, वेट mg, और यहाँ पे रहेगा नॉर्मल रिएक्शन। लेकिन इस केस में इक्वेशन क्या होता है बच्चों? आपको मालूम है साइन कन्वेंशंस, नॉर्मल रिएक्शन माइनस mg। तो इस केस में जो वेट होता है दैट इज m into g plus a। मतलब व्हेन द लिफ्ट इज मूविंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन यू फील हेवियर, मतलब आपका जो वेट रहेगा उससे आपको ज्यादा महसूस होगा। मतलब इन दिस केस नॉर्मल रिएक्शन इज ग्रेटर देन w। ओके, इस केस में डायरेक्टली नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू वेट। ओके, एंड नाउ द थर्ड केस, लिसन नाउ, कि सपोज लिफ्ट इज मूविंग इन द व्हाट? दैट इज द डाउनवर्ड डायरेक्शन। ओके, विद एक्सेलरेशन a। सो इन दैट केस अगेन ऑब्जर्व वेट mg, नॉर्मल रिएक्शन। सो इस केस में बच्चों जो इक्वेशन आता है दैट इज नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू mg minus a। मतलब यू फील द लाइटर व्हेन द लिफ्ट इज मूविंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। सो अभी यहाँ पे मेरे ख्याल से यही हुआ है, एक्चुअल वेट था 50, फील हो रहा है 45, मतलब डेफिनेटली नाउ सी लिफ्ट कहाँ मूव कर रही है? इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। पहला एनालिसिस क्लियर हुआ। फर्स्ट आंसर इज व्हाट? कंक्लूजन इज व्हाट? कि यू फील लाइटर, मतलब व्हाट? फर्स्ट कंक्लूजन, लिफ्ट इज moving in downward direction, ओके, पहली बात हो गई। तो हम बच्चों फाइंड करेंगे कि वो कितने एक्सेलरेशन से मूव कर रही है। ठीक है, सो यहाँ पे अच्छे से ध्यान दे दो। तो अभी इस केस में हमको क्या फाइंड करना बाकी है? एक्सेलरेशन। अभी उसके लिए बेसिक्स देखो। अभी आपको मालूम है यहाँ से इक्वेशन मिल गया क्या? दैट इज नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू mg माइनस ma, और यही आपको दिया है कि mg माइनस ma का कितना वैल्यू है? 45, बिकॉज वो तो अपरेंट वेट फील कराए जब लिफ्ट इज मूविंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो अभी हमको फाइंड करना है। ठीक है, ये तो हमने फाइंड किया कि बाबा इट इज मूविंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन विद एक्सेलरेशन a। तो ये एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होगी? ओके, तो पहला ये इक्वेशन। दूसरा बच्चों आपको मालूम है पहले इक्वेशन से जब लिफ्ट रेस्ट पे थी
तो डायरेक्टली आपको फुल फील हुआ रियल वेट। सो mg इज इक्वल टू पहले कितना है 50। सो ऑब्जर्व करो दोनों इक्वेशन को मैं ब्रैकेट कर रहा हूं, तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम फाइंड करेंगे वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। समझ में आ रहा है? फिर से इक्वेशन में नेक्स्ट पेज पे राइट करता हूं, ठीक है। बोलो बच्चों, पहला इक्वेशन क्या मिला था, दैट इज mg इज इक्वल टू 50। दूसरा इक्वेशन क्या मिला, mg माइनस ma इज इक्वल टू 45। अब ये दोनों इक्वेशन साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं। सो नाउ सी, सो क्या है इसे बच्चों, मैं डिवाइड करता हूं mg माइनस ma डिवाइड बाय mg इज इक्वल टू 45 डिवाइड बाय 50। इसमें कुछ डाउट? अगर सेपरेट डिवाइड करूं तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस a बाय g बचेगा विच इज 9 बाय 10। 5 से डिवाइड किया, 5 9 5 10। ओके, सो अगेन सेपरेटिंग नाउ क्या हो जाएगा, इक्वेशन देखो जरा यहां से, a बाय g इज इक्वल टू 1 माइनस 9 बाय 10। राइट साइड में शिफ्ट किया, 9 बाय 10 शिफ्टिंग टुवर्ड्स द लेफ्ट। सो बोलो फाइनली a बाय g इज इक्वल टू 1 बाय 10। सो बच्चों व्हाट इज द फाइनल आंसर, जो आपका एक्सेलरेशन रहेगा g बाय 10 और यू कैन से दैट 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो ये हुआ उस प्रॉब्लम का न्यूमेरिकल एनालिसिस। पहले हमने कंक्लूजन निकाला कि बाबा दैट ही फील lighter, so lift is moving in the downward with acceleration a, and by numerical analysis we find what is the value of acceleration. Hope so understood question number 2 3 ठीक है, कुछ डाउट नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, यहां पे देखो, a power is a rate of doing work or rate at which the energy supplied to the system. सही है, पावर का डेफिनेशन ही है, a constant force F is applied to a body of mass m. Power delivered by the force at a time is proportional to, फाइंड करना है आपको पावर प्रोपोर्शनल टू t to the power x। यहाँ पे ऑप्शन डी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे स्पेशली मेंशन किया है कि पावर का इक्वेशन किसके टर्म में होना चाहिए, फोर्स मास एट टाइम। ओके, सेकेंड थिंग अभी यहाँ पे मेंशन किया है, देखो बच्चों ऐसे से कि बाबा फ्रॉम स्टार्ट मतलब व्हाट, u कितना लेना है बच्चों, 0। सेकेंड थिंग यहाँ पे क्लियर कट दिया है कि कांस्टेंट फोर्स इज अप्लाइड, मतलब एक्सेलरेशन, जैसे फोर्स कांस्टेंट तो एक्सेलरेशन भी क्या हुआ, कांस्टेंट। क्लियर? और आपको मालूम है इक्वेशन भी दिया है, पावर इज बोलो रेट ऑफ डूइंग वर्क, मतलब क्या है इसे, इट इज dw by dt। तो आपको मालूम है वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर इस इक्वेशन में मैं सब्स्टिट्यूट करूं दैट इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो आपको अच्छे से मालूम है डेरिवेटिव चेंज वेरिएबल का होगा, कांस्टेंट बाहर आएगा, यहाँ पे फोर्स कांस्टेंट है, तो इक्वेशन क्या होगा, फोर्स इनटू ds by dt is the power. So what is the equation? Now see, power is equal to, and what is the rate of change of displacement? It is the velocity. So power is equal to force into velocity. लेकिन आपको जो इक्वेशन चाहिए फोर्स मास और टाइम के टर्म में चाहिए, तो यहां से जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, सो कैन आई यूज द काइनेमेटिक इक्वेशंस टू फाइंड आउट द वेलोसिटी। ओके, कौन सा, u इज इक्वल टू 0 पता है, ओके, एक्सेलरेशन यहां पे पता है, सो कैन आई से व्हाट इज द बेसिक इक्वेशन, v इज इक्वल टू u प्लस at। क्लियर? बिकॉज टाइम के टर्म में इक्वेशन चाहिए मुझे, सो u तो 0 हुआ, सो यहां से डायरेक्टली मिल गया v इज इक्वल टू 80। करेक्ट? तो फिर से अगेन इफ आई सब्स्टिट्यूट इन दिस इक्वेशन, नाउ पावर इज इक्वल टू, आप सबको पता है यहाँ पे मास कांस्टेंट है, करेक्ट, फोर्स कांस्टेंट है, तो एज पर न्यूटन सेकेंड लॉ, पहले मैं वो इक्वेशन राइट करता हूँ। आपको मालूम है फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। करेक्ट? तो इस इक्वेशन में अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूं पावर के इक्वेशन में, देखो बच्चों, पावर इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन और वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन इनटू t। करेक्ट? सो व्हाट इज द इक्वेशन, पावर इज इक्वल टू ma²t। लेकिन मास भी आया, टाइम भी आया और फोर्स चाहिए बच्चों, तो इस इक्वेशन में ऐसी कौन सी टर्म है जहां पे मैं फोर्स सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं, डेफिनेटली एक्सेलरेशन। कैसे? नाउ सी, फिर से बताता हूं, दैट इज अगर फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन है, तो बच्चों कैन आई सब्स्टिट्यूट इंस्टेड ऑफ एक्सेलरेशन दैट इज अ फोर्स अपॉन मास, तो इक्वेशन फोर्स मास और टाइम के टर्म में आ जाएगा। सो नाउ सी, यहां पे सब्स्टिट्यूट करता हूं,
तो बोलो बच्चों क्या होगा, पावर इज इक्वल टू मास, एक्सेलरेशन का स्क्वायर मतलब 4 स्क्वायर अपॉन मास स्क्वायर इनटू टाइम, एक मास गेट कैंसिल, मिल गया फाइनल इक्वेशन, पावर इज इक्वल टू बोलो दैट इज एफ स्क्वायर टी अपॉन मास। यस, पक्का समझ में आया। लेकिन हमको यहाँ पे पूछा था पावर इज प्रोपोर्शनल टू इन टर्म्स ऑफ टाइम, तो सीधा सीधा लिख रहे हैं पावर इज प्रोपोर्शनल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, उसका पावर कुछ भी नहीं मतलब कितना है वहां पे 1, सो पावर इज प्रोपोर्शनल टू टी टू द पावर 1। ऑप्शन होगा ये वाला। होप सो बच्चों क्वेश्चन इजी था, समझ में आया पक्का, ठीक है। चेक करता हूं वीडियो शुरू है या नहीं। यस, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बच्चों। अगेन राइटिंग द गिवन 40,000 लीटर ऑफ ऑयल। बच्चों लीटर किस कौन है ये किया आपको, वॉल्यूम। सो वॉल्यूम इज गिवन 40,000 लीटर। सो अगेन बच्चों आपको कन्वर्जन पता होना चाहिए, एसआई यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज मीटर क्यूब। सो 1 लीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर क्यूब। इज इट फाइन? तो यहां से आपको मिल जाएगा डायरेक्टली वॉल्यूम इज इक्वल टू ऑलरेडी 40,000 मतलब 10⁻⁴, देन कन्वर्जन फ्रॉम लीटर टू मीटर क्यूब -3। सो यहां से आपको मिल गया दैट इज 40 मीटर क्यूब। पहला पार्ट क्लियर, ठीक है। सेकेंड थिंग, डेंसिटी दिया है, देखो डेंसिटी इज गिवन 0. नाउ सी डेंसिटी का सिंबल रो 0.9 ग्राम पर सीसी। अगेन रिमेंबर बच्चों मैं छोटे छोटे चीजों पे फोकस कर रहा हूँ। 1 ग्राम पर सीसी ऐसा यूनिट ऑफ डेंसिटी होता है केजी पर मीटर क्यूब। ओके, सो ग्राम पर सीसी जाना मतलब ग्राम सीसी का कन्वर्जन केजी पर मीटर क्यूब में करना मतलब 10⁻³ यानी 1000 से मल्टीप्लाई करना। इज इट फाइन? सो अगर यहाँ पे मैं रो राइट करूँ, सो 0.9 इंटू 1000 900 आएगा बच्चों। सो ये मिल गया आपको 900 केजी पर मीटर क्यूब। सो पावर में जितना राइट करोगे उतना अच्छा रहेगा। सो आई कैन आल्सो राइट 9 इंटू 10 टू द पावर 2। ठीक है। देन ऑयल टैंकर शिप टू स्टोरेज टैंक एट 10 मीटर हायर लेवल, मतलब कौन दिया यहाँ पे, हाइट दिया है 10 मीटर। ठीक है। देन द शिप इन हाफ एन आवर बच्चों, तो कौन दिया यहाँ पे, टाइम शिफ्ट करने के लिए कितना टाइम लग रहा है, दैट इज हाफ आवर। तो आपको मालूम है कन्वर्जन करना पड़ेगा, ऐसा यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड। सो हाफ आवर मतलब कितना, 30 मिनट्स। ओके, एंड देन सेकेंड में कितना बच्चों, 30 इंटू 60 सेकेंड। कुछ डाउट? सो यहाँ पे है आपका गिवन डेटा। और फाइनली देखो बच्चों आपको फाइंड क्या करना है, करेक्ट, व्हाट शुड बी द पावर ऑफ द पॉइंट। ओके, तो मुझे बताओ, क्वेश्चन इज वेरी इजी। सपोज मेरे हाथ में ये पेन है, करेक्ट, ये अगर मैंने छोड़ दिया तो नीचे जाएगा बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स इसको लिफ्ट करके यहाँ पे लाना है। तो ये ऑलरेडी हमने स्टडी किया है, वर्क डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स, करेक्ट, स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे जब मैं पावर फाइंड करूंगा बच्चों, पावर का फॉर्मूला होता है वर्क, रेट ऑफ वर्क डन, और वर्क मतलब क्या हुआ इस केस में, पोटेंशियल एनर्जी। ये सबको समझ में आया? ठीक है। लेकिन आपको मास नहीं दिया है, लेकिन डेफिनेटली आपको गिवन डाटा समझ में आएगा कि मास नहीं है लेकिन डेंसिटी और वॉल्यूम पता है। सो बेसिक देखो, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास की जगह मैं क्या सब्स्टिट्यूट करूंगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। ठीक है। तो फॉर्मूला रिलेशन क्या मिल जाएगा, देखो बच्चों, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम इनटू जी इनटू एच डिवाइड बाय टाइम। सो दिस इज द फाइनल रिलेशन एंड नाउ ऑल द वैल्यूज आर नोन। सो मैं सब्स्टिट्यूट करता हूं। ओके, नाउ सी द कैलकुलेशंस। ठीक है। सो डेंसिटी देखो बच्चों 9 इंटू 10⁻² इंटू वॉल्यूम 40। सो सब्स्टिट्यूट किया, द वैल्यू ऑफ जी इट्स 10, देन अगेन एच, height is given also 10 meter, divided by time 30 into 60। ओके, अभी ध्यान से देखो, एक 0 0 एक 0 0 गेट कैंसल। सो ऊपर कितना हो गया बच्चों, 9 4 का 36। तो ये 0 में पावर के साथ देता हूं, समझ में आ रहा है कैलकुलेशन, 9 4 का 36 किया,
ये जो 0 है और ये +2, टोटल कितने हो गए 10 to the power 3, नीचे 6 3 का 18, बोलो बच्चों फाइनली 82 का, सो 2 into 10 to the power 3. Always remember to write the unit of power is watt, okay, and 10 to the power +3 है, +3 मतलब watt, किलो, मतलब मैं इसको ऐसे भी राइट कर सकता हूँ, now see that is 2 किलोवाट. क्वेश्चन समझ में आया बच्चों? वेरी इजी, ठीक है. सो दिस इज द व्हाट पावर. ये दो कन्वर्जन वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, लीटर टू मीटर क्यूब एंड दूसरा क्या है, दैट इज ग्राम पर सीसी टू केजी पर मीटर क्यूब. चलो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. वीडियो शुरू है, यस. नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन. 10 identical masses m each are connected one below with other 10 string. कितने masses है 10 और connected with the 10 strings. Holding the topmost string, the system is accelerated upward with g/2, मतलब acceleration दिया है g/2 in the upward direction, ठीक है. What is the tension in the sixth string from the top? अभी ध्यान दे, तो इंटेंशनल में पूरा डायग्राम निकालता हूं बच्चों. कितने masses है 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. क्लियर, इंटेंशनली निकाल रहा हूं, ठीक है. तो अभी देखो 1 2 3 4 5 6, हमको टेंशन किस में निकालना है बच्चों, टेंशन इन द सिक्स्थ स्ट्रिंग. ओके, सो अभी ध्यान दे दो, स्ट्रिंग नंबर 1 2 3 4 5 एंड 6. तो बच्चों इसमें जो टेंशन आया वो फाइंड करने का है. तो आपको पता है, लिसन नाउ, नेट फोर्स क्या होता है और सिस्टम कहाँ एक्सीलरेशन कर रही है, g/2 से इन द अपवर्ड. सो मुझे बताओ इस स्ट्रिंग के नीचे कितने मासेस बाकी है, 1 2 3 4 एंड 5 बच्चों. समझ में आ रहा है, मतलब इन सब का नीचे वेट कितना एक्ट हो रहा है, वेट इज इक्वल टू 5 mg. करेक्ट, वेट क्या होता है mg. तो कितने मासेस बाकी है 5, तो वेट कितना एक्ट हो रहा है नीचे mg. आया समझ में. और इस स्ट्रिंग में जो टेंशन आ रहा है इस पोजीशन पे, वो टेंशन कितना है इन द अपवर्ड डायरेक्शन t. तो आपको मालूम है एज पर साइन कन्वेंशंस, नेट फोर्स ऑन एनी सिस्टम क्या होता है बच्चों, मास इनटू एक्सेलरेशन. करेक्ट. अभी नेट फोर्स के लिए साइन कन्वेंशंस है, जिस डायरेक्शन में सिस्टम एक्सेलरेट होती है उस डायरेक्शन का फोर्स पॉजिटिव. अभी सिस्टम ऊपर एक्सेलरेट हो रही है तो ये जो टेंशन रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा. सो टेंशन माइनस नेट फोर्स कौन सा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन 5 mg, किसके बराबर होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन. कर अभी गलती नहीं करनी थी, मास मतलब कितने मासेस है नीचे 5m. सो नेट मास कितना हुआ 5m इनटू एक्सेलरेशन कितना दिया है g/2. बच्चों समझ में आ रहा है, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास, मतलब इस केस में मास कितना है, टोटल 5 मासेस है नीचे. सो 5m इनटू g/2 आएगा. क्वेश्चन फिनिश. टेंशन फाइंड करने का है. सो टेंशन इज इक्वल टू, ये 5 mg उस तरफ शिफ्ट होगा प्लस 5 mg/2. तो बच्चों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, कितना हो जाएगा 5 2 का 10 mg प्लस 5 mg डिवाइड बाय 2. करेक्ट. सो कितना हुआ 15 mg डिवाइड बाय 2. सो फाइनल आंसर क्या है, बोलो फास्ट. 15/2 मतलब कितना, 7.5 mg. तो बच्चों इतना इजी क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से सबको समझ में आया. मैंने इंटेंशनली डायग्राम निकाला है कि बिकॉज टेंशन में 6 स्ट्रिंग में निकालना है, तो नीचे किसकी वजह से उसमें टेंशन आ रहा है स्ट्रिंग में, नीचे 5m मासेस है. करेक्ट. तो लाइक दिस क्वेश्चन इज इजी. सो वी फाइंड t is equal to 7.5 mg. Clear? Okay. Now see